नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली मार्केट में बहुत ज़्यादा टेंशन है, गोल्ड बहुत ज़्यादा गिर रहा है, उसके साथ-साथ मार्केट में कुछ स्टॉक, गवर्नमेंट स्टॉक हो, बैंकिंग स्टॉक हो, हमें गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली मार्केट में क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो चुका है। बहुत सारे लोगों का समझ ये है कि ऑलरेडी मार्केट में एक बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आ चुकी है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। इसका मतलब यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है। बट मैं बार-बार बोलता हूँ कि जब भी एक स्टॉक की, जब भी एक इंडेक्स की एक मोमेंटम शुरू होती है, तो वो मोमेंटम में आगे बढ़ता रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सीधा गिरना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एक ग्रोथ स्टोरी मेंटेन रहती है। वो क्यों रहती है, किस बेसिस पे मैं कौन सी चीजें बोल रहा हूँ, ये सारा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, और ऐसे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है, एफआईआईज अगर देखो तो हेवीली सेल ऑफ कर रहे हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में 15,000 करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया है। भाई साहब, 15,000 करोड़ का माल छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है ये। अगर वो 15,000 का माल बेच रहे हैं तो यहाँ पे बाइंग भी हो रहा है, इसीलिए मार्केट हमारा मेंटेन है। यूएस मार्केट में हमें क्रैश नजर आ रहा है, यूएस मार्केट नीचे आता हुआ नजर आ रहा था। बट इस बीच मैंने और एक तगड़ा बयान दिया था कि इंडिया से कुछ पैसा निकल के वहां पे जाके फिर से इन्वेस्ट हो जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट कि अमेरिकन मार्केट में स्टेबिलिटी नजर आ रही है। वहां पे एक तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पॉलिटिकल क्लियरेंस बोल सकते हो, या पॉलिटिकल क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है। जो बाइडन पीछे हट गए, कमला हैरिस का नाम आगे आ रहा है। अब वहां पे क्लियर बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट को पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको प्रो स्टॉक मार्केट बोला जाता है और उनकी वजह से स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, ऐसे बोला जाता है। बट अगर पिक्चर मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई साहब जैसे ही इंडिया में कि मोदी साहब जीतेंगे, सबको पता था। हाँ, सीट 19-20 हो गई, वो बात अलग है। बट प्रधानमंत्री कौन बना? नरेंद्र मोदी साहब बने। सेम वहां पे भी एक क्लैरिटी आ चुकी है। अब कितनी सीट्स आएंगी, थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। 100% मेजोरिटी के साथ वो आएंगे, उस पर थोड़ा सा डिबेट चल रहा है। बट आने की तो संभावना बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। अब इसका प्रमाण और एक है, मार्केट तो नीचे आया था, अब आने के बाद फिर से वो रिकवर होना शुरू हो चुका है। मैंने कल बहुत सारी बातें अमेरिकन मार्केट के बारे में भी करी थी, अगर आपको याद हो तो। अब बॉटम पे ये लोग यहाँ से भी पैसा निकाल के वहां पे डाल रहे होंगे, उसके साथ साथ और भी एफआईआईज वहां पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे। दूसरा और एक ऑप्शन उनको गोल्ड भी मिला, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट उसके पहले अमेरिकन मार्केट को रिकवर किया जा रहा है, इसका मतलब इंडियन मार्केट को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। जिस प्रकार से अमेरिकन मार्केट नास्डैक 100 वगैरह नीचे आया था, उसके कंपैरिजन में इंडियन मार्केट कुछ भी नहीं नीचे आया, हम बोल सकते हैं 2-2.5% मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर देखे होंगे मार्केट को तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में मेजर गिरावट बिल्कुल भी नहीं आई है। अब चल क्या रहा है, हो क्या सकता है? गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो सीधा 9% से काट दी। इसका मतलब ऑलमोस्ट 10% से रेट गिर जाएंगे सोने के, वो गिर भी गए। अब गोल्ड जो 76,000 प्लस रेट था, सीधा आज 70,000 पे आ चुका है। जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड 70 का लो तोड़ देगा, अगेन एक वर्ड भूलना नहीं आपको, तोड़ देगा। इसका मतलब इसके भी नीचे जा सकता है। इसका अनुमान हमने बहुत पहले लगाया था, जैसे ही वो रिजल्ट अनाउंस किया उन्होंने कि हम इंपोर्ट ड्यूटी कट कर रहे हैं। दो सिनेरियोज आपको पता होने चाहिए कि जब भी सोना ऊपर जाता है तब मार्केट स्टेबल रहता है या नीचे आने की कोशिश करता है, और जब भी सोने का भाव नीचे आता है, प्रेशियस मेटल का भाव नीचे आता है, तब गोल्ड जैसे ही नीचे आता जाएगा, हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर चलता जाएगा। सिंपल है, अगर स्टॉक मार्केट ऊपर अभी जा रहा है, गोल्ड नीचे आ रहा है, इसका मतलब पिक्चर क्लियर है कि गोल्ड नीचे आएगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा और भी जा सकता है। बाकी सिनेरियो अगर आप देखो तो परफेक्टली मैच हो रहे हैं। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि एक दिन के अंदर इंडियन लोग जो भी भारत में रहते हैं, उनके पास कितना सोना है पता है आपको? कितना लगता है आपको? टोटल इंडिया का सोना अगर हम कलेक्ट करें कितना हो सकता है? 100 किलो, 1000 किलो, 1000 किलो, 10,000 किलो, 20,000 किलो? बिल्कुल नहीं। 23,000 टन से भी ज्यादा सिर्फ सोना इंडियन लोगों के पास है या इंडिया के पास है। इसका मतलब मोर देन 10 लाख करोड़ रुपीज का लॉस अभी तक लोगों को हो चुका है। अगर आपने बेचा नहीं तो लॉस आपने बुक किया नहीं, जब तक आपके पास वो है तब तक वैल्यूएशन ड्रॉप हुआ है, ऐसे आप बोल सकते हो। बट धीरे धीरे क्या हो सकता है, यही लॉस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। रीजन बिहाइंड दैट कि सोने का भाव घटने के चांसेस
और ज्यादा बताए जा रहे हैं। उसके पीछे मल्टीपल रीजन है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, इसकी डिमांड अब कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। रीजन बिहाइंड दैट कि मानसून सीजन चल रहा है, सब जगह पे पानी पानी हो चुका है, लोग अपना घर संभालेंगे, गांव संभालेंगे, पानी पानी हो चुका है हर जगह, वो संभालेंगे या सोना परचेस करने के लिए दुकान में जाएंगे। सो इसका मतलब डिमांड कम होती जाएगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई तो हो ही रहा है, इसका मतलब प्राइस ड्रॉप होती चली जाएगी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अगले वीक में बोल सकते हो आप, या आप बोल सकते हो कि अगस्त के पहले वीक में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा उठाया था गवर्नमेंट ने लोगों का, उनका पैसा रिटर्न अप करना है। उस वजह से भी कुछ एग्रेसिव डिसीजंस लिए गए हैं। इसमें सीधा सीधा लोगों की ले ली गई है। क्या हुआ है? नुकसान किसका होगा? 10% लोगों का नुकसान है। मेरा मानना यही है कि हर एक बंदे ने गवर्नमेंट से डिमांड करनी चाहिए कि भाई मैंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था, तब इंपोर्ट ड्यूटी तुमने 10% कम नहीं करी थी, आज उठ के तुम कर रहे हो, ये लॉस मैं बेयर नहीं करूंगा, तुम करो। मुझे इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करके जो भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी है मुझे वापस चाहिए। तो भाई साहब हम क्रिप्टो में लगा देंगे ना, हम जंगली रमी पे खेलेंगे, हम सट्टा लगाएंगे। तुमको पैसा क्यों देते हैं हम लोग? बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? गवर्नमेंट के स्कीम्स में, बॉन्ड्स में हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा पैसा सेफ, सिक्योर्ड, गारंटीड, जो मुझे चाहिए वो मिलेगा। अब इस केस में अगर तुम मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे तो इस पे भी एक्शन होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर कोई कंपनी उसका रिजल्ट आने तक या अगर लोगों के पैसे वापस करने हैं तब तक कुछ उल्टा सीधा बयान देके अपनी स्टॉक गिरा देती है तो उस पे सेबी एक्शन लेती है। अगर कोई मैनिपुलेशन किसी भी एसेट क्लास में होता है तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने ही मैनिपुलेशन किया है, मेरा क्लियर आरोप है। अगर आपको जेन्युइनली इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी थी, लोगों का पैसा वापस करके बाद में कर देते हैं। अगर आपको इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी थी, उसके पीछे क्लियरिटी बता देते। क्या क्लियरिटी है? एक तो गोल्ड ये ऐसा एसेट क्लास है जो कभी भी देश के काम नहीं आता है। अब आप बोलोगे भाई साहब ऐसे कैसे? 100% है। आपका पैसा क्लियरली डेड होता है, इकोनॉमी से गायब होता है। गोल्ड ले लिया, जेब में रख दिया, क्या फायदा है? अप्रिशिएट आपकी वैल्यू हो, डिप्रिशिएट हो, बात अलग है, बट इकोनॉमी में वो पैसा सर्कुलेट नहीं होता है। अगर आपके घर में 10 तोला, 20 तोला, 40 तोला, 50 तोला सोना है तो इसका मतलब आपके पिताजी ने, दादाजी ने, उनके पिताजी ने, जिसने भी वो बाय किया है तब से आज तक वो वैसे ही है। बट अगर आपने बैंक में एफडी करी है, ग्रो हो रहा है, निकाल रहे हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर से पैसा आ रहा है, फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, ये परचेस कर रहे हो, वो सेल कर रहे हो, इकोनॉमी में पैसा रोटेट हो रहा है, जीडीपी में वो चीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। बट यहाँ पे वो चीज होती नहीं है। अगर सोना मैं बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं है कि मेक इन इंडिया, सोना इंडिया में बना रहे हो, एक तो बाहर से लेके आ रहे हो, अब बाहर से भी लेके आ रहे हो, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हो, इसका मतलब डॉलर में पैसा बाहर जा रहा है ना, इसका मतलब डॉलर आ रहा है, अपने पैसे की वैल्यू डिप्रेशिएट हो रही है। हम अपने ही रुपया को गिराने की कोशिश करेंगे। क्लियरली गलत डिसीजन गवर्नमेंट का है। अब जो चीज गलत है हम गलत बोलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, नो डाउट आपने फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उन पे स्पेंडिंग बढ़ा दिया, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और वो होना चाहिए। बट इसमें एक ही मेरा थोड़ा सा कंसर्न है कि जो भी आपने गवर्नमेंट ने बोला है फार्मर्स के लिए वो एग्जीक्यूट अच्छे से होना चाहिए, और जितना भी आपने फार्मर्स को देने का दावा किया है वो 100% इंप्लीमेंट होना चाहिए और उसके रिजल्ट दिखने चाहिए। तभी हम बोलेंगे एक बढ़िया डिसीजन था, वाह मोदी जी वाह, हम बोल सकते हैं। अब जो अच्छा है वो अच्छा बोलो। बट गोल्ड में आओ ना, तो भाई साहब बड़े बड़े एचडीएफसी सिक्योरिटीज लो या कोई भी बड़ी बड़ी फर्म्स लो, उन्होंने रेटिंग कम कर दिया है। गोल्ड्स के जो टारगेट थे अभी डाउन साइड वाले वो बहुत कम कर दिए, 65,000, 62,000, उस पर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी मराठी संकेत पे डाली है। इसका मतलब गोल्ड और नीचे आ सकता है, डिमांड कम होती चली जा रही है। जितने डिमांड कम होगी उतना ज्यादा गोल्ड नीचे आएगा, और जब फिर से अब हमारे फेस्टिवल्स आने शुरू हो जाएंगे तब फिर से डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और गोल्ड की प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। कहने का मतलब यही है कि अभी हड़बड़ी करके गड़बड़ी करने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ा टाइम दो, एनालिसिस करो, ठंडा होने दो मैटर, क्योंकि गवर्नमेंट उसको अगले 10-15 दिन तो बढ़ने बिल्कुल नहीं देंगी, क्योंकि उसको रीपेमेंट करना है। यहां से अगर आपको लग रहा होगा कि फिर से 10-15% ऊपर जा सकता है तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि यहां से मुझे तो नहीं लगता कि तुरंतली ये बहुत ज्यादा अर्जेंटली ये बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट बोलेगा कि चलो यार 10-15% बढ़ने दो, हम लोगों को बढ़ा के पैसा वापस करेंगे। ये बिल्कुल नहीं होगा। सो ये आपको क्लियरली याद रखना है। यूएस में सारी चीजें आपको समझ में आ गई क्या होने वाला है। अब ट्रंप वहां पे अच्छे वोट से अगर जीत जाते हैं तो डेफिनेटली
और एग्रेसिवली मार्केट ऊपर जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारे सेक्टर को अभी कोई टेंशन नहीं नजर आ रहा है। ट्रंप ने कुछ चीजें चाइना के बारे में बोली थी, उसके वजह से कुछ स्टॉक को नुकसान कैसे हुआ ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला था। और उन्हीं स्टॉक में से एक बहुत बड़ा स्टॉक जिसके बारे में हमने कल बात की थी, उस स्टॉक का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, देखते हैं कितने लोगों को पता है। वो जो स्टॉक है उस कंपनी ने आज अनाउंसमेंट करी है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन का हम सेल्स करेंगे। एनवीडिया के बारे में मैं बात कर रहा हूं। $1 ट्रिलियन। भाई साहब, अपनी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है, वो अकेली कंपनी $1 ट्रिलियन का सेल करेगी। इसका मतलब समझ लेना कि बहुत तगड़ा सेल होने वाला है। आज के सेल से 5 गुना ज्यादा वो सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब चाइना को कितना भी ये अपोज करने की कोशिश करे उतना आसान नहीं है, कंपनियां रुकेंगी नहीं। बहुत तगड़े लेवल पे उनका अब पावर है एनवीडिया जैसी कंपनियों का, तो वो लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे स्केल पे ग्रो करे। उसके साथ साथ जितनी बड़ी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी वहां पे ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा। अब ईवी पे बहुत ज्यादा फोकस हमारे बजट में भी हमें नजर आ रहा था। हाँ, नो डाउट कि बहुत बड़ी कुछ घोषणाएं इन्होंने नहीं करी, बहुत बड़ा बजट लगाने का कोई प्लान इन्होंने नहीं बताया, बट जो भी था एक अच्छे लेवल पर था, ऐसे माना जा सकता है। इसीलिए कार मेकिंग कंपनीज में हमें अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी मैन्युफैक्चरर्स है उनको पीएलआई स्कीम मिलने वाली है, उनको बूस्ट करने की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है, वो भी आपको पता है। इस वजह से ईवी की डिमांड बढ़ने वाली है। बट एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आप बोल सकते हो, वॉरेन बफेट साहब ने जो BYD ब्रांड है चाइना का, उनमें से थोड़े स्टेक उन्होंने कम कर दिए हैं ईवी के। बट वो भी कंसर्न वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माइनर स्टेक कम कर दिए, 5% प्लस उनके स्टेक थे, हार्डली आधा टका वगैरह समथिंग उन्होंने कम कर दिया है। कोई बड़ा मैटर वहां पे नहीं होता है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है जियो का, क्योंकि जियो अभी रिसेंटली मीडिया टेक के साथ डिजिटल डैशबोर्ड्स सप्लाई करने का वो प्लान करने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। अब ऑलरेडी जियो क्या करता है, नेटवर्क में काम करता है, नेटवर्क में काम करता है, उसके साथ साथ उनका मैप होता है, बहुत सारी सर्विसेज उनकी होती है, सिम कार्ड उसमें प्लॉट होता है, आपके कार में, बाइक में जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है, तो उन सब के लिए नेटवर्क की जरूरत होती है। सो उसमें अब प्लान ये हो रहा है कि और ज्यादा उनको एक्सपांड करना है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है, तो मल्टीपल कंपनीज के साथ पार्टनर करके हमारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा सिम भी यूज करो, हमें और बिजनेस चाहिए। ये सिंपल स्ट्रेटेजी पे अब जियो काम कर रहा है। इसका मतलब सिंपल है, एक बार सिम लग गया ना भाई साहब, सब्सक्रिप्शन मॉडल रहता है, हर महीना हर साल पैसा तो आने वाला है, कंसिस्टेंटली पैसा आएगा। ये भी हो सकता है, मैं अभी से बोल के रख रहा हूँ, जियो कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में और पेनिट्रेट कर सकता है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, सेल्स मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी उन्होंने इंटरेस्ट जताया है, आपको वो भी पता है। सेमीकंडक्टर में उनका इंटरेस्ट चल रहा है, अब यहाँ पे भी इंटरेस्ट उन्होंने दिखा दिया है। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एथर जैसा ब्रांड अब बड़ा हो रहा है। ओला रातों रात भाई साहब बड़ा हो चुका है, मैक्सिमम मार्केट ओला ने कैप्चर कर दिया है। अब एथर और ओला का कंपैरिजन अगर आप करोगे ना, तो आपको मजेदार चीजें पता समझ में आएगी कि ओला से बेटर इथर है। मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो मुझे पता चलता है कि भाई साहब क्या है और क्या नहीं है। एक बार दोनों गाड़ियां कंपेयर करके देख लेना, मैं इनको प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आपको जो कार लेना है, जो बाइक लेना है ले लो, बट आपको पता चल जाएगा कि बेटर है एथर। बट लुक वाइज, मार्केटिंग वाइज, स्पेंडिंग वाइज ओला बेटर है। सो दैट ओला का स्पेंडिंग बहुत अच्छा है, इसलिए ओला का सेल भी अच्छा है। बट एथर क्यों कम पड़ रहा है? एथर के पास पैसा नहीं है क्या? बहुत ज्यादा पैसा है, क्योंकि एथर इज बैक्ड बाय हीरो मोटर। हीरो मोटर ने पानी की तरह पैसा बहाया है यहाँ पे, 40% स्टेक है उनके पास, और वो भी लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी इस साल एथर ने समवेयर अराउंड 390 करोड़ का लॉस बुक किया है, और फिर भी पैसा वो डाले ही जा रहे हीरो मोटर वाले इसमें। सो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर इतना पेनिट्रेट करना ही है तो उतना एग्रेसिवली ऐड भी करो ना। हीरो ने ऑफिशियली इनके व्हीकल्स बेचने चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे ये लग रहा है। अब डोंट टेक अदरवाइज, ये जो चल रहा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में आपको बताना चाहता हूं, ऑलरेडी 40% स्टेक हो चुके हैं, और धीरे धीरे करके अब इनकी स्ट्रेटेजी देखो, आपको पता चल जाएगा। सितंबर 2023 में मोटर कॉर्प, हीरो मोटर कॉर्प ने जो इन्वेस्टमेंट करी है उनमें 550 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी थी, जो कि टोटल 900 करोड़ का राइट इश्यू इन्होंने किया था एथर ने। अब दिसंबर 2023 में फिर से उन्होंने 140 करोड़ लगा दिए। जून 2024 में
फिर से 124 करोड़ लगा दिए, 2.2% स्टेक फिर से अंदर ले लिए। अब इसका मतलब यह है कि जो पहले वैल्यूएशन 4,600 करोड़ था वो बढ़ा के, क्योंकि वैल्यूएशन क्या है, जितना पैसा ज्यादा डालोगे उतना धीरे धीरे वैल्यूएशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। 4,600 करोड़ से सीधा 5,600 करोड़ वैल्यूएशन बना दिया है। 40% स्टेक ऑलरेडी उनके पास है और 10% पेंडिंग है भाई साहब। धीरे धीरे और 1-1.5 साल इधर उधर करते करते 50% इनके पास जैसे हीरो मोटर के पास आ जाएगा, इथर का मे भी ब्रांड नेम भी चेंज हो सकता है, क्योंकि हीरो मोटर मतलब हीरो इज मोर वैल्यूएबल नेम देन एथर। हीरो खुद की भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। अब एथर को और बेटर वे में प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और बेटर लुक्स उनको देना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर भी फोकस इनका हो सकता है। दैट्स वाई हीरो मोटर में भी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि 2030 के आसपास हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का असली बोलबाला नजर आ जाएगा, क्योंकि जो असली ब्रांड है ना वो अब धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएंगे। 2025 से लेके उनका काम शुरू होगा, 27-28 तक एक अच्छा खासा काम दिखेगा। 30 में हम बोलेंगे कि भाई साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा मार्केट शेयर अभी बन चुका है ऑलरेडी, या इलेक्ट्रिक व्हीकल सचमुच में बड़ी हो चुकी है। फिलहाल अभी BMW ने भी एक बड़ी बाइक लॉन्च करी है जिसकी प्राइस 15 लाख के आसपास है। अब जेब में पड़े होंगे 15 लाख तो बाय कर लेना, BMW की है, सस्ती है यार, ये बहुत ज्यादा सस्ती। इलेक्ट्रिक बाइक 15 लाख की, भाई साहब यहाँ पे कार 15 लाख की बाय करने में 100 बार सोचा जाता है, इन्होंने बाइक ही लॉन्च कर दी है। उसकी रेंज वगैरह बाकी सारी चीजें मैं डिस्कस बिल्कुल नहीं करूंगा, बट बाइक तो लॉन्च कर दी है। इस मामले में मुझे पिक्चर क्लियर नजर आ रहा है कि बहुत सारे स्टॉक इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रहे हैं, इसीलिए ईवी रिलेटेड स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। अब यह सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना नहीं है, आज तक अगर आप देखो मैकेनिकली या आप देखो कार मैन्युफैक्चरिंग, बाइक मैन्युफैक्चरिंग में, तो ऑलमोस्ट मोर देन 90% मैकेनिकल था। बट अब क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का कॉम्बिनेशन 60-70% तक जा चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। क्या है उसमें, दूसरा कुछ नहीं है, पहिए है, स्टेयरिंग है और बाहर से मेटल शीट, बाकी सब कुछ इलेक्ट्रिक है। हर एक चीज इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक को ऑटोमेशन पे चलाने के लिए आईटी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स कई स्टॉक, कंज्यूमर के रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो भी स्टॉक है, आईटी रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब एफएमसीजी ने भी ग्रोथ दिखाई है, इसका मतलब आज जो मार्केट में उछाल आया है इन सारी कंपनियों की वजह से और इन सारे स्टॉक्स की वजह से आई है। मार्केट ऑल टाइम हाई आज भी कंप्लीट कर सकता है। मैं वीडियो बना रहा हूं 12 बजे, तो समझ जाना कि आज के दिन में भी मार्केट 800 तक पहुंचने की कोशिश भी कर सकता है या ऑल टाइम हाई तोड़ के भी ऊपर मार्केट जा सकता है। अभी फिलहाल 700 की रेंज में मार्केट है, मतलब 24,700। मेरे हिसाब से आज 800 पार इजीली हो जाएगा, 850-900 तक भी मार्केट आज जा सकता है, जिस प्रकार का आज मुझे स्पीड नजर आ रहा है। बट बैंकिंग पे भाई साहब प्रेशर है। बैंकिंग पे क्यों प्रेशर है समझो, सिंपल मैं आपको बता देता हूं। अभी बैंकिंग में दिक्कत यह है कि बैंक करती क्या है, आपसे पैसा लेती है, दूसरे को लोन देती है, आपको ही लोन दे देती है। आप एफडी भी करते हो, फिक्स डिपॉजिट भी करते हो, लोन भी ले लेते हो। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब आईटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, हर एक के हाथ में अब टेक्नोलॉजी है। अब मैं सोचूं अगर मुझे एफडी करनी है, मैं मोबाइल में 2 मिनट में एफडी कर सकता हूं। अब मेरा एग्जाम्पल ले लो, रनिंग कॉस्ट नाम की कोई चीज होती है हर एक कंपनी की। अब मेरा कैसा चलता है वो मैं सिंपली आपको बता देता हूं। ये मेरी कंपनी है संकेत आउटे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी हो गई। रिचमी मेरी कंपनी हो गई। रिच ट्रेड एंटरप्राइजेस मेरी कंपनी हो गई। ऐसी कंपनियों में या मेरे पर्सनल अकाउंट्स में कुछ तो फंड्स होनी चाहिए ना। अगर मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, लोगों की सैलरी देनी है, जनरल एक्सपेंस करने हैं, मंथली कुछ बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, क्लाउड के, इंटरनेट के, बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, तो एक सर्टन अमाउंट मुझे चाहिए। लेट से मुझे एक फिक्स्ड एक्सपेंस मेरा एक 25 लाख का है। अब 25 लाख मेरे अकाउंट पे है और एक 5-7 लाख मैं एक्स्ट्रा वहां पे रख दूंगा, 30 लाख मेरे अकाउंट में पड़े। बट 30 लाख तुरंत खर्च होने वाले हैं? बिल्कुल नहीं होने वाले। सो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो 30 लाख मैं एफडी कर देता हूँ, फिक्स डिपॉजिट कर देता हूँ। इस फिक्स डिपॉजिट को मुझे 4-5% मिल जाते हैं। अब आप बोलोगे भाई साहब पैसा चाहिए, हाँ चाहिए ना। जैसे मैं विड्रॉल डाल देता हूँ या कोई भी, फॉर एन एग्जाम्पल आपको मुझे 1 लाख ट्रांसफर करने हैं, कमेंट बॉक्स में आपका अकाउंट नंबर दे देना, मैं 1 लाख ट्रांसफर कर दूंगा आपको।
अगर मैं आपको 1 लाख ट्रांसफर कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली अकाउंट फिर भी मेरा जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एफडी में से 1 लाख विड्रॉ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। उसके साथ साथ कितने दिन मेरा पैसा उस एफडी में पड़ा है, फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है, उसका ब्याज और वो 1 लाख वाली रकम दोनों भी मुझे मिल जाएगी। मैंने आपको आपका 1 लाख दे दिया, उसका ब्याज मेरा अकाउंट में एक्स्ट्रा बच गया। अब पैसा पड़ा रहने से बेटर है यार, 25 30 40 50 लाख 1 1 करोड़ पड़ा रहता है, तो अगर हम एफडी करेंगे 10 20 25 हजार तो आ जाएंगे, बस बहुत है। सो उतनी भी अमाउंट एक बड़ी अमाउंट होती है, एक बंदे की सैलरी निकल जाती है। अब ये सोच सबकी है, उससे ज्यादा और भी बढ़ेंगे तो वो अमाउंट हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। ऑलरेडी हम ही एडवाइस देने वाले लोग हैं, तो हमें पता है किस प्रकार से उसको मैनेज करना है। बहुत सारे लोग हैं साहब, एग्रेसिव रिटर्न आज तक मिल चुके हैं। एक एक पाई का हिसाब आपके हम रखते हैं, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, कैसे करना है, हर एक अमाउंट। आज तक के स्टेटमेंट मेरे जाके देख लेना, आज तक मैं बोल रहा हूँ मार्केट गिरता हुआ मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा है, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। भले आपको थंबनेल में दिखेगा मार्केट क्रैश, जाके वीडियो देखो, आपके मन में जो डर है ना वो निकालने का काम मैं करता हूं। इस प्रकार का, इस लेवल का एनालिसिस हमारी कंपनी का, हमारी टीम का रहता है। तो उस हिसाब से जो भी लोग आज तक बोल रहे थे, 6 महीने से 1 साल से मैं सुन रहा हूं सर मार्केट पीक पे है, आज गिरेगा, भाई साहब नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, वो सारे जस्टिफिकेशंस ऑलरेडी मैंने आपको दिए हैं। अब इतना एनालिसिस करने के बाद भी आपको लग रहा है कि भाई साहब गिरेगा, तो आप महान हो, मतलब भगवान से भी आप ऊपर हो सकते हो। अब जो भी लोग उतने सारे रिटर्न हमारे मदद से कमा रहे हैं, उनका फायदा हो रहा है। अगर आपको भी कमाने हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर पोर्टफोलियो आपका बनाना है, मतलब कहीं पे भी जाओ कोई भी बोल देगा यार यहाँ इन्वेस्ट करो वहाँ इन्वेस्ट करो, कोई मतलब नहीं है। एनालिसिस करके कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके बाद कब निकालना है वो भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड कर लो और भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। हर एक म्यूचुअल फंड में कभी ना कभी तो एक टाइम आता है, उसको निकालना होता है, क्योंकि उससे बेटर और तगड़ा प्लेयर दूसरा मिल जाता है, तब उसको स्विच करना भी जरूरी होता है। टैक्स प्लानिंग भी करना जरूरी होता है, अदरवाइज गवर्नमेंट तो टैक्स बढ़ाती ही जा रही है, अब उसका प्लानिंग भी हमें करना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ इन्वेस्ट कैसे करना है, वो सारी हेल्प हम करेंगे। कॉल करो, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आरबीआई का हो ये रहा है कि अगर आप आपके लोगों को टेक्नोलॉजी दे रहे हो, कस्टमर को टेक्नोलॉजी दे रहे हो, सडनली बाय सडनली सेल, एफडी की कल विड्रॉ की, एक दिन में जो भी इंटरेस्ट है कमा लिया, अब पैसा कैसे भी करके मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, मैं वैसे ही उसको पढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुरंत एफडी करके निकाल रहा हूं। ऐसे क्लाइंट्स का जो भी रिस्क वेटेज होता है, या आप उसको बोल सकते हो लिक्विडिटी कवरेज रेशो, जो 5% से 10% और ज्यादा बढ़ाने का प्लान आरबीआई कर रहा है। अब दिस इज प्लान, अभी तक इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, टाइम जाएगा। अब इसकी नोटिस आ चुकी है, बट जब उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तब का तब देखेंगे। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट बढ़ाने को कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये हाई क्वालिटी नहीं बोलते भाई साहब, मेरा पहले माइंडसेट है कि मैं एफडी करूं, पैसा कमाऊं, तुरंत निकलूं, बाहर जाऊं। इसको हाई क्वालिटी एसेट नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम कभी भी निकाल सकते हैं। इसका नुकसान बैंक को हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आएगा जाएगा, लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। अब इसका मेजर प्रॉब्लम बड़े बैंकों पे नहीं आएगा ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि आरओए पर 10 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट हो सकता है, पैट पे 3 से लेकर 7% तक इंपैक्ट इसका हो सकता है, मार्जिन पर ओवरऑल 1% तक इंपैक्ट आ सकता है। ये अब कहने के आंकड़े हैं, जब ये 100% इंप्लीमेंट हो जाएगा तब की बात है, अभी तुरंत की बिल्कुल बात नहीं है। इसका मतलब जब ये इंप्लीमेंट होगा तब देखा जाएगा। अब जब ये होगा तब सबके साथ होगा। अब जो मिडिल लेवल की बैंक्स है, या आप बोल सकते हो स्मॉल कैप मिड कैप जो बैंक्स है, एनबीएफसी है, उन पे थोड़ा सा प्रेशर और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि उनकी सोच ये रहती है कि ऑलरेडी यार मेरी बैंक छोटी है, इसमें मैं बहुत सारा पैसा लिक्विड में रखूंगा तो मेरे मार्जिन नहीं बनेंगे। ऑलरेडी जो मैं पैसा देता हूँ वो हाई रिस्क वाले लोगों को पैसा देता हूँ ना, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है। इसका मतलब क्या है, जिसके डॉक्यूमेंट 100% क्लियर नहीं है, जिसकी पेइंग कैपेसिटी 100% क्लियर नहीं है, उसको मैं लोन देता हूँ। अगर उसमें भी इन्होंने मुझे लिक्विडिटी ज्यादा रखने के लिए बोल दी, तो एक तो डिफॉल्ट भी होंगे, उसमें से पैसा भी वापस नहीं आएगा, मेरा मार्जिन भी इंपैक्ट करेगा, मुझे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इस केस में उनको थोड़ा इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा, बट मेरे हिसाब से दुनिया से हटके कोई नियम नहीं है। लगेगा नियम तो सब बैंक्स को लगेंगे। उसमें बढ़िया बात यह है कि बैंकिंग के फंडामेंटल और स्ट्रांग होंगे। एक तो कस्टमर का पैसा नहीं डूबेगा, दूसरा यह है कि मेरा स्टॉक भी नहीं डूबेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। चलो जहां पे मुझे 20% मिलना था 18% मिलेंगे रिटर्न्स, या 17% मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ स्टॉक के रिटर्न्स, मगर मेरी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग बन रही है ना, सो दैट मैं ऐसे डिसीजंस को जेन्युइनली अप्रिशिएट करता हूँ।
जितने सिस्टम स्ट्रांग बनाने पे फोकस करोगे हम अप्रिशिएट करेंगे, जो चीजें गलत है उसको हम गलत भी बोलेंगे, सो दैट यहाँ पे हम बैंक्स को, आरबीआई को या गवर्नमेंट के डिसीजंस को हम पॉजिटिवली पोर्ट्रे करते हैं, या मुझे इसको पॉजिटिवली देखना है बस। डिफेंस स्टॉक इतने क्यों गिर रहे हैं? अब यहाँ पे हो ये रहा है कि एचएएल, माजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, बीडीएल, भेल, बेल, ये सारे स्टॉक आपको 10% के आसपास एवरेज गिरते हुए, कोई 5%, 10%, कोई 15% भी नीचे आया है हाई से। बट एक मजेदार चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब इलेक्शन का जो एग्जिट पोल आया था वहां पे जो ये गिरे थे उसके लो अभी तक इन्होंने तोड़े नहीं है। अच्छा, लो तो तोड़े नहीं, फिर ऊपर जाने की अब कोशिश भी हो रही है। इसका मतलब टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है, मेजर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा है। सो इसका जवाब मैं क्लियरली आपको देना चाहता हूँ, बजट में कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम इन्होंने नहीं किया है। उसके साथ साथ लास्ट बजट में, मतलब जो फरवरी में बजट हुआ था, उस बजट में इन्होंने बोला था डिफेंस के लिए हम 6.21 लाख करोड़ रुपीस अलोकेट कर रहे हैं, बट अभी फिर से इस बजट में वो चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद उन्होंने बोला कि 4.5 लाख करोड़ अब हम उसको रिवाइज करके कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 6.2 लाख से लेके 4.5 लाख, बहुत बड़ा गैप होता है भाई साहब, ये उन्होंने कर दिया। अब क्या बोला कि हमने ये बजट रिवाइज किया है, इतना सारा पैसा अब एलोकेशन में नहीं जाएगा। इसका मतलब सीधा इंपैक्ट डिफेंस इंडस्ट्री पे होने वाला है। अब मेरे हिसाब से चल क्या रहा है मैं बता देता हूं। 1.80 लाख करोड़ का फंड इन्होंने कम कर दिया है ऑलरेडी। इनको खुश करना था फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर्स का वोट नहीं आ रहा था, फार्मर बहुत ज्यादा अपोज कर रहे थे बीजेपी को। अब उनको अगर अपने साथ लेके जाना है तो डेफिनेटली हमें उनके लिए कुछ अच्छी खासी चीजें करनी होंगी, उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बजट देना होगा। अब ये गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, फार्मर्स के लिए देना चाहिए था। अब मैं ये पुराने 4-5 साल से बोलता आ रहा हूँ, ये आज सुन रहे हो क्या मेरे मुंह से? बिल्कुल नहीं। आप पक गए होंगे कि यार फार्मर के लिए कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, आपने 100 बार बोला। हाँ, मैं बोलता हूँ, इसीलिए बोल रहा था। अब इस बार जो दिया उन्होंने वो सही है गलत है? मेरे हिसाब से गलत है। आप बोलोगे भाई पलट गए तुम तो, बिल्कुल पलटा नहीं। जो दिया ना वो इतना दिया जो जेन्युइनली उनके पास पहुंचने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचने वाला। मेरा मानना ये था तुम इतना ही दो, बट हर साल दो ना भाई साहब। एक बार में देके एक बार में वोट ले लिए, खत्म बात, ऐसे नहीं होती है। इनको फंडामेंटली स्ट्रांग करना चाहिए था पुराने 10 सालों से। अब यहां से आगे फार्मर में इंप्रूवमेंट हमें कब दिखेगी? 5 से 10 साल के बाद, क्योंकि अभी तुम उसको एजुकेट कर रहे हो। माइंडसेट चेंज होने में बहुत टाइम लगता है भाई, क्योंकि अगर एक सीधा पेस्टिसाइड हो या कोई भी लिक्विड अगर मारना है ना उसके फसल पे, तो वो 10 बार सोचता है, वो सादा लिक्विड चेंज नहीं करता है। और तुम बोलोगे कि भाई साहब पूरी टेक्नोलॉजी हम चेंज कर देंगे, हम तुमको एजुकेट करेंगे, फलाना ठिमकाना, इतने आसानी से नहीं होता ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और एक्चुअली हमारे इंडिया में कल्चर क्या है, तू कुछ नहीं करता है क्या? तू सीखा नहीं है क्या? तेरा एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है क्या? तू फार्मर बन जा। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनका एजुकेशन बहुत कम है। ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सारे अनपढ़ गंवार हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे, अब मेरे घर में ही ग्रेजुएट लोग हैं, वो फार्मिंग कर रहे हैं। मेरे अंकल है, अब मेरे फादर तो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, उनको साइन भी करना इतने अच्छे से नहीं आता है, वो भी फार्मिंग कर रहे हैं। और मेरे दो अंकल है, वो ग्रेजुएट है, वो भी फार्मिंग कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल ये है कि दोनों मिक्स्ड है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि अनएजुकेटेड फार्मर्स बहुत ज़्यादा है, उनको एजुकेट करना वो टाइम जाएगा। तो इस कहने का मतलब यही है कि वो बजट आपने कम कर दिया, यहाँ पे डाल दिया। अब होगा क्या ये भी मैं बता देता हूँ। अब अपनी जो इंडियन कंपनीज है, अब मेक इन इंडिया चल रहा है। अब मेक इन इंडिया चल रहा है, इसका मतलब क्या, उनको ऑर्डर इंडिया से तो मिलने ही वाला है। जो बाहर से इंपोर्ट होता है ये गवर्नमेंट ने अभी करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने डिफेंस को बड़ा बना दिया है, राइट। अब डिफेंस कंपनियां अगर बड़ा बन चुकी है, उनकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, पहले गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए कि उनकी कैपेसिटी 100% यूटिलाइज करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको थोड़ी ऑर्डर दे दी, बाकी सारी बाहर से इंपोर्ट कर ली। ये नहीं होना चाहिए, तभी हमारी डिफेंस कंपनी अच्छे से सर्वाइव करेगी। और उसके आगे जाके और भी चीज़ें बता देता हूँ। हमारी इंडियन डिफेंस कंपनियां बाहर के देशों के साथ भी कोलैबोरेशन कर रही है, जेवी कर रही है। उनकी 100% ऑर्डर की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी कर रही है। इसका मतलब अपना तेजस हेलीकॉप्टर हो या बहुत सारे गन्स हो या डिफेंस के इक्विपमेंट्स हो, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं अदर कंट्रीज में। इसका मतलब सिंपल है कि उनको काम तो मिलने वाला है। आप क्लियरली ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब ये गिरेगा, नहीं, काम तो मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि आने वाला क्वार्टर या उसके आगे वाला क्वार्टर इतना खराब हो सकता है, बट ये बोल सकता हूँ कि ये क्वार्टर थोड़ा सा ढीला रह सकता है। रीजन बताऊं, सिंपल रीजन है, मानसून का सीजन चल रहा है और मानसून में थोड़ा डिफेंस डाउन होता है। बारिश के सीजन में सेल थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। अब आगे जाके ये भी बोलेंगे ये लोग,
मैं वो भी अभी आपको बता देता हूँ कि देखो सेल ड्रॉप हो गया। ये सेम क्लिप आगे जाके आपको सुनाऊंगा कि सेल ड्रॉप हो गया, इसका रीजन क्या है, जो मैंने पहले आपको बोल रखा था। माइनर इम्पैक्ट गवर्नमेंट का भी होगा और मानसून का भी होगा, बट मानसून का शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव इम्पैक्ट है, आगे जाके वो निगेटिव इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट, पानी बहुत जितना हमें चाहिए, बहुत नहीं बोल सकते, जितना हमें चाहिए उतना तो है, उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है कि भाई साहब घर में अब घुसने लगा है पानी, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। भगवान से यही दुआ करें कि सब लोग सेफ रहे, घर में पानी ना घुसे, शांति से जीने दो लोगों को। उसके बाद अगर हम बात करना चाहे SJVN की, तो 10% से बढ़ चुका है। मल्टीपल टाइम्स हमने इसको भी कवर किया है। मिजोरम सरकार से 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उनको मिल चुका है, उन्होंने वो जीत लिया है। 2400 मेगावाट पंप प्रोजेक्ट वो बिठाने वाले हैं। SJVN एक पावर कंपनी है जो थर्मल, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर सब में काम करती है, सब मिक्स उनका चल रहा है। बट एक चीज याद रखना, ये जो इसका पी रेशो है ना, बहुत हेवी जा चुका है, उस पर फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी डिफेंस के बारे में बातें चल रही है, पावर जनरेशन के बारे में बातें चल रही है। गवर्नमेंट थोड़ा उनकी तरफ ध्यान कम कर रहा है, कि ऐसे लोगों को लग रहा है, इस वजह से पी एडजस्ट होने लग जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। एकदम शांति के साथ विचार करने के बाद ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। कुछ रिजल्ट्स लगे, बहुत ज़्यादा टाइम मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल दिया हमने। कितना आपको अच्छा लगा आई डोंट नो, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। और ये चैनल भाई साहब हिंदी में ही रहेगा, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि एक बार जो हमने कमिटमेंट कर ली तो अपने आप की भी नहीं सुनते, ऐसा कुछ तो अभी फिलहाल चल रहा है। क्योंकि एक तो मराठी में है ही अपना चैनल, उसको रहने दो, बहुत सारे नॉन महाराष्ट्रियन लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, उनके लिए हमने ये हिंदी में बना दिया है। और आपका सपोर्ट 100% रहेगा, क्योंकि हिंदी तो सबको समझ में आता ही आता है। और ये मेरा लास्ट कमेंट है, मैं बिल्कुल बाद में ये चीज़ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। मैंने लास्ट 3-4 वीडियो के पहले भी मैंने 4-5 दिन पहले बोला था ये चीज़, अब फिर भी कमेंट आ रहे थे, इसलिए और एक बार क्लैरिटी दे रहा हूँ। अब नेस्ले का रिजल्ट आया है। नेस्ले का रिजल्ट अगर आप देखो तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 4,800 करोड़ का सेल है, जहाँ पे नेट प्रॉफिट 747 का नजर आ रहा है। स्टॉक डिक्लाइन है, बट आप बोलोगे भाई साहब आप तो बोल रहे थे कि अच्छा काम कर सकता है FMCG। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, आज भी FMCG अच्छा काम कर सकता है, बट कभी भी याद रखना कि कोई सेक्टर अच्छा चल रहा है इसीलिए सारे के सारे स्टॉक अच्छा करे, बिल्कुल नहीं। FMCG अच्छा करेगा इन द सेंस, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस मैं बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल बात ये नहीं कर रहा हूं कि फंडामेंटली एकदम बढ़िया खतरनाक कर देगा, फंडामेंटली भी इंप्रूव्ड रहेगा रिजल्ट, बट बेस्ट नहीं रहेगा बहुत सारी कंपनियों का। अब इसमें और एक कैच आ सकता है अभी फिलहाल, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके की बाइंग आ रही है उससे पिक्चर में ये क्लैरिटी आती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब डिफेंसिव वे में मार्केट को अब देखा नहीं जा सकता है, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो। अब मुझे पता नहीं है मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि ये तो अब 12 बजे है ना अभी, तो मुझे नहीं पता कि 3 बजे तक मार्केट कहाँ होगा। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ देता है तो समझ जाना कि फिर से एक मोमेंटम वाली सोच लोगों की आ जाएगी, और वो लोग इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे, जो ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक है या सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। FMCG में कब आते हैं, जब लोगों को डिफेंसिव जाना होता है। अब लोगों का मतलब क्या है, FIIs, DIIs, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी बहुत एग्रेसिव रिटर्न कमा चुके हैं, वहां से निकालेंगे, डिफेंसिव में डाल देंगे, क्योंकि इनका बॉटम प्रोटेक्टेड है, इनकी रिस्क प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीजें हमें सोचनी होती है। सो DLF का अगर आप रिजल्ट देखो, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। मतलब 1360 करोड़ के आसपास का इनका सेल है, जहां पे नेट प्रॉफिट 645 करोड़ का हमें नजर आ रहा है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा देखने वाली बात यह है कि इंफ्रा में भी सब लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब इंफ्रा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बट सारे नहीं बढ़ेंगे। धंधा भी बढ़ना मांगता है, अंडरलाइंग एसेट बढ़ने चाहिए। जब तक अंडरलाइंग एसेट नहीं बढ़ेंगे, या आप बोल सकते हो बॉटम लाइन नहीं बढ़ेगी, तब तक टॉप लाइन में मजा बिल्कुल नहीं आने वाला। अदानी ग्रीन के बारे में अगर हम बात करें तो बढ़िया रिजल्ट है, अदानी साहब ने मजे दिला दिए हैं। 2800 करोड़ का सेल है, जहां पे 629 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भाई साहब सुन लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 85%। ऐसा बिजनेस हो साला, हमारे बिजनेस में भी उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। टेक्नोलॉजी कंपनीज में ये भाई साहब वहां पे इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा ऑपरेशंस चल रहा है। सिर्फ दिक्कत यह है 216 का पी रेशियो नजर आ रहा है, उतना थोड़ा सा कम हो जाए
तो मज़ा आ जाए। बाकी सारी चीज़ें बढ़िया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।